Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई दिक्कत कल के No, टॉपिक ma'am. No, ma'am. वाला जो पैराग्राफ है ना, ये वाला, इसके ऊपर वाला मैट। वापस से बताओ कौन सा वाला 5.2 का फर्स्ट या सेकंड या थर्ड? मैम 5.2 का सेकंड। ठीक है. However, these universal features are often overlaid with diversities in practice derived from the sectarian affiliations to Shia and the influence of local customary practices of converts from different social milieux. For example, the Khojas, a branch of the Ismailis, developed new modes of communication, disseminating ideas derived from the Quran through indigenous literary genres. अब बेसिकली ये यूनिवर्सल फीचर्स जो थे वो अक्सर क्या होता था, ये जो विविधता है, अलग अलग प्रैक्टिसेस है, लोगों के अलग अलग सेक्शन से ये लोग आते हैं, वहां से जैसे सुन्नी हो या शिया हो, कहीं ना कहीं उन सब पर ही जो लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती थी, जो लोकल लोग जो कन्वर्ट हुए हैं अलग अलग सोशल रिलीजन से, और वो उन्होंने इस्लाम अपनाया है, तो उसमें वो सुन्नी हो या शिया हो, उनके साथ में जो चीजें उनकी ट्रेडिशनली चली आ रही होती थी, उस पर कहीं ना कहीं अपनी लोकल ट्रेडिशन का भी उस पर असर छोड़ते थे. अब इसी तरह का एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि खोजास जो है वो एक ब्रांच होती है इस्माइलीज की, जो शिया सेक्ट के अंदर आते हैं. उन्होंने नए तरीके से कम्युनिकेशन करना शुरू करा, बातचीत करना शुरू करा, और जो आइडियाज हैं अपने इस धर्म को लेकर के, उसके आइडियाज को कैसे डिसेमिनेट करना है, यानी कैसे स्प्रेड करना है, उसके लिए उन्होंने अलग तरीके अपनाए. जो कुरान के अंदर लिए लिखे गए हैं, चीजें जो लिखी हुई हैं, उसको कैसे डिराइव किया है इन्होंने, निकाला है लिटरेरी जॉनर से, और फिर उसको कैसे दुनिया में फैलाना है, उसके इन्होंने अपने नए मोड्स जो है वो डेवलप किए हैं. कहने का मतलब ये है कि अगर आप हिंदू धर्म से लेकर के चलें, तो यहाँ बात हो रही है शिया सेक्ट और सुन्नी जो सेक्ट होता है उनकी, ठीक है, जो आते हैं इस्लाम के अंदर ही, ठीक है. सब डिविजन्स होते हैं हर धर्म के अंदर, तो यहाँ पे 2 डिवीजन आपको दिए गए हैं. और बेसिकली ये बताया गया है कि अगर इस धर्म के लोग जब इंडिया के अंदर आए, भारत के अंदर आए, और यहाँ के लोगों को पर असर डाला उन्होंने अपना, कैसे कि एक तो पहली बात, वो उन्होंने कब्जे करे, रूल कर रहे थे, वो कॉन्कर कर रहे थे, तो वहां की जो रूलिंग एलिट थी, उनका जो धर्म था, कई बार लोग प्रभावित होकर के अपना धर्म परिवर्तन करवा लेते थे, और धर्म परिवर्तन करवा करके जब वो राजा का जो धर्म है उसमें इंक्लूड होने की कोशिश करते थे, तो उसके जो उनके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उस पर कहीं ना कहीं अपना जो खुद का असर होता है, खुद की जो चीज होती है, लोकल इन्फ्लुएंस जो होता है, वो भी डालते थे. अब सपोज कि इसका मैंने आपको एग्जांपल आर्किटेक्चर से रिलेटेड समझाया था कि केरला के अंदर मॉस्क अलग तरह के दिखेंगे, श्रीनगर जो है हमारा, वहां पे आपको अलग तरह के मॉस्क दिखेंगे, वेस्ट के अंदर मॉस्क अलग तरीके से दिखेंगे, ईस्ट के अंदर आपको मॉस्क अलग तरीके से दिखेंगे. है तो सब जगह मॉस्क, ठीक है, वहां पे उनकी है तो वो सब पवित्र जगह, सेक्रेट जगह है, लेकिन उसके जो बनावट है उस पर वहां का जो लोकल इन्फ्लुएंस है, जो लोकल स्ट्रक्चर, जो वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस को लेकर के चल लो, या वहां का जो अलग आर्किटेक्चर है उसको लेकर के चल लो, वो कहीं ना कहीं आपको उस पर छाप छोड़ती हुई दिखेगा. तो वही चीज यहाँ पे भी बोली गई है कि वो अपने जो आइडियाज थे कुरान के अंदर, जो भी पवित्र चीजें लिखी गई थी लिटरेचर के अंदर इनके, उसको कैसे फैलाना है वो अपने अपने तरीके से उन्होंने चुन रखा था. These included the jinan derived from the Sanskrit janana meaning knowledge, devotional poems in Punjabi, Multani, Sindhi, Kutchi, Hindi and Gujarati sung in special ragas during डेली प्रेयर मीटिंग्स. अब इन्होंने इसी तरीके का एक एग्जाम्पल दिया है, मैंने आपको आर्किटेक्चर का दिया, यहाँ पे इन्होंने सिंपली जो किस तरीके से आइडियाज को फैलाना है उसका एग्जाम्पल दिया है कि इन्होंने एक वर्ड लिया था, संस्कृत वर्ड, जिसका मतलब होता है जानना, जिसका मतलब होता है नॉलेज, उसको इन्होंने डिराइव करके अपने हिसाब से जिनन बोला. जिनन के अंदर बेसिकली ये लोग क्या करते थे, जो भक्ति गीत होते हैं वो अलग अलग भाषा में, क्योंकि लोकल इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, तो जब पंजाब की साइड में जा रहे हैं तो वहाँ पंजाबी भी में गा रहे हैं, मुल्तानी में गा रहे हैं, सिंधी में गा रहे हैं, कच्छी में गा रहे हैं, हिंदी में गा रहे हैं, गुजरात की साइड में जा रहे हैं तो गुजराती में गा रहे हैं. ये स्पेशली ये सब गा रहे थे, और ये गा जो रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, ये कुरान के अंदर लिखी हुई जो बातें हैं उनको ये गा करके लोगों तक पहुंचा रहे थे.
अलग अलग राग जो है वो गीत जो है वो अलग अलग हिसाब से लगा करके और फिर वो गा रहे थे। और ये कब गाते थे, ये दिन की जो पूजा अर्चना ये लोग करते थे उस समय में, ये जो दिन की प्रेयर मीटिंग्स होती थी, डेली, सॉरी दिन की नहीं, डेली प्रेयर मीटिंग्स जो होती थी उसके अंदर ये इस तरीके से गा करके कहानी, और कहानी के रूप में कह लो, पोम्स के रूप में, कविता के रूप में कह लो, उस तरीके से गा करके लोगों तक पहुंचाते थे। अब पहले के जमाने में टीवी मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे कि सिंपली आज तक चैनल लगाया और भक्ति भजन सुन लिए। अब पहले के जमाने में लोग बाग जो है इस तरीके से ट्रेवल किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और अपने जो इष्ट देव होते हैं या भगवान जो होते हैं या जो उनके गुरु हैं उनके बारे में इस तरह के गीत लिख करके उनको गा बजा करके लोगों तक पहुंचाया करते थे और उनको अवगत कराया करते थे, अवेयर कराया करते थे कि देखो इस तरीके से भी चीजें हुई हैं, या इस तरीके से चीजें हैं, एक गुरु हैं जिनकी ऐसी ऐसी बातें हैं, जिनकी ऐसी ऐसी चमत्कारी चीजें हैं, या उनकी अच्छी बातें हैं, ये इस सारी सारी तरह की जो चीजें होती हैं वो इस तरीके से कन्वे करने की कोशिश करते थे। समझ में आया? या दोबारा से समझाएं? Yes, ma'am. Thank you. Welcome. Elsewhere, Arab Muslim traders who No, ma'am, settled. it's clear. Okay. No, ma'am, it's clear. Okay. आगे पढ़ रहे हैं, थर्ड पैराग्राफ के साथ में पढ़ रहे हैं। Elsewhere, Arab Muslim traders who settled along the Malabar coast, Kerala, adopted the local language, Malayalam. They also adopted local customs such as matrilineal and the matrilocal residence. इसके बारे में आपको कल बताया था कि जैसे कि अरब मुस्लिम ट्रेडर्स आए थे, वो मलाबार कोस्ट की तरफ केरला की साइड में जो है सेटल डाउन हुए थे, और उन्होंने वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है उसको अडॉप्ट कर लिया था, यानी कि मलयालम बोलना सीख लिया था। साथ ही साथ वहाँ के जो कस्टम्स थे लोकल उनको अपना लिया था, जैसे कि मेट्रिलिनी या मेट्रिलोकल रेसिडेंस, इसका मैंने मतलब बता दिया था कल। द कॉम्प्लेक्स ब्लेंड ऑफ अ यूनिवर्सल फेथ with local tradition is perhaps the best exemplified in the architecture of mosque. अब ये जो कॉम्प्लेक्स ब्लेंड था यूनिवर्सल फेथ का लोकल ट्रेडिशंस के साथ में, वो अपने आप में ही बाई चांस एक बहुत ही अच्छे तरीके का आर्किटेक्चर जो है वो दे रहा था, यानी कि अलग तरह का आर्किटेक्चर जो है मॉस्क को लेकर के उसका एक अच्छा एग्जाम्प्लीफाइड तरीका हो गया था, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका हो गया। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अब आवाज आ रही है आपको क्लियर? अब आ रही है आपको आवाज क्लियर? Are you able to see the screen? No, ma'am. No, ma'am. सबको स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. ओके। तो ये No, अपने आप, ma'am. तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स ब्लेंड जो है वो देखने को मिलता है आर्किटेक्चर में मॉस्क के। सम आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द मॉस्क आर यूनिवर्सल। कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स जो है वो पूरी यूनिवर्स में सेम रहते हैं, जैसे कि सच एज द ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मक्का, यानी कि उनको मक्का जाना है, एविडेंट इन द प्लेसमेंट ऑफ द मिरहब प्रेयर नीश and the minabar pulpit. However, there are several features that show variations such as the roofs and the buildings and materials. अब क्या है यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं, ये आपको जो प्लेसमेंट है मिहरब यानी कि प्रेयर करने की जो जगह होती है बेसिकली वो, और मिनबार पुलपिट जो है ये सेम होती है, यूनिवर्सल फीचर्स हैं ये। और इसके अलावा जो चेंजेस आए हैं, अलग फीचर्स आए हैं, उनमें जो वेरिएशन देखने को मिला है वो उनकी छतों को लेकर के या बिल्डिंग मटेरियल्स को लेकर के है। जैसे कि 6.9 के अंदर आपको अलग अलग तरह की रूफ दिखेगी, 6.10 के अंदर अलग तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, बिल्डिंग मटेरियल दिखेगा, और 6.11 के अंदर आपको अलग तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। समझ में आया? ये मिनबार और जो मेहरब है इसकी कल मैं आपको इमेजेस जो है वो दिखा दूंगी लाइव क्लास के दौरान, ठीक है? क्लियर है? 5.2 ओके। देन वी हैव 5.3 नेम्स फॉर द कम्युनिटीज। हम अक्सर हिंदू और मुस्लिम कह करके लोगों को लेबलिंग एक तरीके से कर देते हैं उनकी कम्युनिटीज की, लेकिन ये जो
टर्म्स हैं ये प्रॉपर सही नहीं है, काफी समय तक इनका इस्तेमाल किया भी नहीं जाता था। हिस्टोरियंस जो है उन्होंने काफी संस्कृत टेक्स्ट पढ़े हैं, इंस्क्रिप्शंस पढ़ी हैं 18 से 8 से 14th सेंचुरी के अंदर। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि मुसलमान टर्म जो थी मुस्लिम लोगों के लिए वो कभी यूज ही नहीं की गई थी उस समय में, 8 से 14 सेंचुरी के अंदर। लोग बाग ओकेशनली आइडेंटिफाई करते हैं इन टर्म्स को। उस समय में बोला करते थे, जो टर्किश रूलर्स होते थे उनको तुरुक्षा या तजिका बोला करते थे, या ताजिकिस्तान और पर्शिका बोला कर ताजिकिस्तान से आने वाले लोगों को तजिका बोला जाता था, और टर्किश रूलर्स को तुरुक्षा बोला जाता था, और परीक्षा बोला पाराशिका बोला जाता था पर्शिया से आने वालों को। अक्सर इस तरह के जो शब्द हैं बोले जाते थे उन लोगों के लिए जो नए लोग यहाँ पे एंटर होते थे। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, टर्कस और अफगान जो है उनको शाकास बोला जाता था और यावानास बोला जाता था। ठीक है, एक ग्रीक टर्म थी। We often take the terms Hindu and Muslim for granted as labels for religious communities. Religious communities, धार्मिक communities को लेकर के हम इस टर्म को यूज करते हैं, हिंदू और मुस्लिम बोलते हैं। Yet these terms did not gain currency for a very long time. भले ही ये जो करेंसी मतलब ये जो टर्म्स है इनको कभी भी इतनी वैल्यू नहीं मिली है काफी लंबे समय तक। Historians who have studied Sanskrit texts and inscriptions dating between 8th and 14th centuries point out that the term Musalman or Muslim was virtually never used. इतिहासकारों का मानना है, जिन्होंने भी संस्कृत टेक्स्ट पढ़े हैं या इंस्क्रिप्शन पढ़े हैं 8 से 14 सेंचुरी के अंदर, उन्होंने बोला है कि इस तरह का शब्द जो है मुसलमान या मुस्लिम वो कभी यूज ही नहीं किया गया था, क्योंकि संस्कृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन में कभी यूज करा ही नहीं, लिखा ही नहीं है। Instead, people were occasionally identified in terms of the region from which they came. और लोग बाग इसकी बजाय क्या करते थे, जिस भी रीजन से वो लोग आते थे उसको वहीं से जोड़ करके नाम उसका रख देते थे। So the Turkish ruler were designated as Turuksha, Tajika were people from Tajikistan, and Parashika were people from Persia. ठीक है, sometimes terms used for other peoples were applied to the new migrants. और कई बार कुछ अलग terms जो है वो नए लोगों के लिए यूज की जाती थी जो नए migrants आते थे। For instance, example के तौर पे the Turks and the Afghans were referred to the as Shakas. अब भले ये Turks और Afghans है लेकिन इनको बोला क्या जा रहा है, शाकास। और यावनास बोला जा रहा है, ये भी इन्हीं के लिए यूज किया जा रहा है जो एक ग्रीक वर्ड है। तो यहाँ पर सिंपली जो रीजन से आ रहे हैं वो तो नाम रखे जा रहे हैं, साथ साथ उनके लिए अलग अलग तरह के जो नए माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग टर्म्स भी यूज की जा रही है। इस पैराग्राफ के अंदर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। No, ma'am. इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से टर्म्स उन्होंने कौन कौन से लोगों के लिए यूज की है, तो आपको पता होनी चाहिए। और बेसिकली ये जो लाइन है कि हिस्टोरियंस ने पढ़ा संस्कृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन वाली लाइन, इसको मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनको कैसे किस तरीके से मुस्लिम टर्म जो है वो निकल के आई, या मुसलमान शब्द जो है वो कभी पहले यूज किया गया था या नहीं किया गया था, देन यू हैव टू मेंशन दिस लाइन, आपको ये मेंशन करनी है लाइन। ठीक है, a more general term for these migrants communities was militia, indicating that they did not observe the norms of caste society and spoke languages that were not derived from Sanskrit. इसको मार्क कर लीजिए, एक जनरल टर्म यूज की जाती थी इन सारे माइग्रेंट कम्युनिटीज के लिए, मिलिचा, जिसका मतलब होता था बेसिकली उन लोगों के लिए कि जो कास्ट सोसाइटी को समझते नहीं है, जो एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो संस्कृत से नहीं निकली है। Such terms sometimes had a derogatory connotation, but they rarely denoted a distinct religious community of Muslims and oppositions to Hindus. और कई बार जो है ये इनका अपमान करने के लिए भी यूज की जाती थी इस तरह की टर्म। ये मिलिचा वाली जो शब्द बोला गया है ये बेसिकली इसलिए भी यूज किया जाता था क्योंकि एक तो पहली बात ये संस्कृत लैंग्वेज से नहीं निकली थी, ये कास्ट सोसाइटी को समझते नहीं थे, और ये एक तरीके से डिफरेंस बताने के लिए कि भाई ये तो अलग लोग हैं, अलग तरह के लोग हैं, ये समझते नहीं चीजों को, उसको डिनोट कराने के लिए होती थी कि इनकी कम्युनिटी ही अलग है और ये बिल्कुल हिंदूज के बिल्कुल ऑपोजिट है। And as we saw chapter 5, in the term Hindu was used in a variety of ways, not necessarily restricted to a religious connotation. और हिंदू जो शब्द है वो कई तरीके से यूज किया जाता था, जैसे कि चैप्टर 5 के अंदर आपने देखा है। और बेसिकली कई सारे अलग अलग धार्मिक एसोसिएशन से जोड़ करके देखा गया, यानी कि वैश्वा जो विष्णु जी की पूजा करने वाले थे उनको भी हिंदू बोला जाता है,
जो शिव जी की पूजा करने वाले हैं उनको भी हिंदू बोला जाता है। तो अलग अलग जो रिलीजियस उनका एसोसिएशन है उससे जोड़ के भी हिंदू टर्म का यूज किया जाता है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? हम ये समटाइम्स जो है ना, सच टर्म्स समटाइम्स हैड अ derogatory connotations, यहाँ से सच टर्म्स, ये जो टर्म्स यूज कर रहे हैं ना ऊपर, मिलिछा और शाकास, टर्क्स, अफगान, सब बेसिकली मिलिछा जो है उसके लिए बोला गया है कि टर्म यूज अधिकतर उन लोगों का अपमान करने के लिए होती थी कि ये तो क्या है, सही नहीं है, ये सही कास्ट के लोग नहीं है या सही भाषा नहीं बोलते हैं। ये एक तरीके से अपमान करने के लिए उनका यूज किया जाता था, एक उनका डिफरेंस जताने के लिए यूज किया जाता था कि ये हमारी कम्युनिटी से बिल्कुल अलग है, हिंदू कम्युनिटी से बिल्कुल अपोजिट है, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, एक तरीके से मिलिछा है और ये हमारे बराबर नहीं है, या ये हमारे से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं, इनके तो तौर तरीके ही हमसे बिल्कुल डिफरेंट हैं, ये तो भाषा भी अलग इनकी बोलते हैं और इनकी भाषा तो हमारे संस्कृत से कहीं से उसका जुड़ाव ही नहीं है। तो वो अपने आप को सुप्रीम दिखाने की कोशिश करते थे बेसिकली, कि हम हमारा जो है वो सबसे अच्छा है, वो हमसे सबसे ज्यादा सुप्रीम है, और हम सब जो है वो एक तरीके से इस पावन धरती के एक रहने वाले हैं, और ये लोग जो आए हैं ये तो बिल्कुल ही अलग हैं, और ये हमारे साथ में पता नहीं कैसे, एक होता है ना अलग, अ, कैसे इसको कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी फील करना और पूरी तरीके से नकार देना, एक्सेप्ट ही नहीं करना किसी दूसरे कम्युनिटी के या तौर तरीकों को, वो चीज ये यहाँ पे शो करता है। अब हिंदू के अंदर तो कई सारे तरह से हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन को इंक्लूड किया गया, लेकिन मुस्लिम्स के अंदर जो है बेसिकली उन्होंने उनको मुस्लिम ना बोल करके बोला जाता था मिलिछा, वो तो मिलिछा कम्युनिटी के लोग हैं। अब समझ में आया कि उनको यस अपने से अलग मैम। बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे कि ये तो हमसे हमारे बराबर नहीं है। अब सूफिज्म थैंक यू मैम। कैसे, ओके, अब सूफिज्म जो है वो कैसे उसकी ग्रोथ हुई, कैसे सूफिज्म जो है वो एक तरीके से इस टर्म को यूज किया गया, कहाँ से ये निकला, वो सब हम पढ़ेंगे। सूफिज्म एंड तसव्वुफ, ये बेसिकली एक बॉक्स दे रखा है, उसमें पढ़ते हैं पहले। सूफिज्म एक इंग्लिश वर्ड था जिसको 19th सेंचुरी के अंदर यूज किया गया था। ये वर्ड जो था वो इस्लाम टेक्स्ट के अंदर तसव्वुफ की तरह बोला जाता था। हिस्टोरियंस जो है उन्होंने इस टर्म को समझा कई अलग अलग तरीकों से। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स का मतलब मानना था सुफ का मतलब होता है वूल, ठीक है, यानी कि ऊन, और ये बेसिकली वुलन क्लोथ्स के लिए जो सूफी लोग पहनते हैं उनके लिए बोला जाता है। और कुछ का मानना ये था कि इसका मतलब होता है सफा, जिसका मतलब होता है प्योरिटी, यानी कि प्योरिटी का मतलब पता है आपको, यू नो व्हाट इज प्योरिटी? प्योरिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? यस मैम। क्या? प्योरिटी, मीनिंग ऑफ प्योरिटी क्या है? मैम प्योर, शुद्ध, हाँ प्योर। शुद्ध, एग्जैक्टली। तो कुछ लोगों का मानना, जो कुछ स्कॉलर्स थे उनका मानना ये था, हिस्टोरियंस जो थे सॉरी, उनका मानना ये था कि ये शब्द सफा से निकला है, सूफिज्म, और जिसका मतलब होता है प्योरिटी, शुद्ध है। और कई सारे जो थे उनका मानना था कि सूफा से निकला है, जिसका मतलब होता है कि प्रॉपर का मॉस्क जो है उसके बाहर का जो प्लेटफॉर्म होता है, और वहां पे उनके फॉलोअर्स जो हैं विश्वास को समझने के लिए, सीखने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो सूफिज्म शब्द का मतलब 3 तरीके से बताया गया है यहाँ पे बेसिकली, वो हम पढ़ेंगे। सूफिज्म इज एन इंग्लिश वर्ड coined in 19th century. The word used for Sufism in Islamic text is tasawwuf. Historians have understood this term in several ways. जो वर्ड है सूफिज्म, इस्लामिक टेक्स्ट के अंदर उसका इस्लामिक जो वर्जन है सूफिज्म का वो है तसव्वुफ। हिस्टोरियंस हैव अंडरस्टूड दिस टर्म इन सेवरल वेज। हिस्टोरियंस जो इतिहास कर रहे हैं उन्होंने इस शब्द को कई तरीके से समझा है। According to some scholars, it is derived from suf meaning wool. कुछ scholars जो है उनका मतलब ये है कि ये सुफ शब्द से निकला है सूफिज्म, जिसका मतलब होता है ऊन, रेफरिंग टू द कोर्स वुलन क्लोथ्स worn by Sufis। और बेसिकली किससे क्यों बोला गया कि ये ऊन
सूफ का मतलब ऊन है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो भी ये सूफीज होते हैं ये ऊनी कपड़े पहनते हैं, इसलिए सूफिज्म है। अदर्स डिराइव इट फ्रॉम सफा मीनिंग प्योरिटी, दूसरे लोगों का मानना ये था कि ये सफा शब्द से बना है जिसका मतलब होता है शुद्ध। इट मे ऑल्सो हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम सूफा, कुछ का मानना था कि ये जो है सूफा शब्द से निकला है। द प्लेटफॉर्म आउटसाइड द प्रॉफिट मॉस्क where a group of close followers assemble to learn about the faith। और सूफा का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट का मॉस्क है उसके बाहर जो बाहर का प्लेटफॉर्म होता है, एक बेसिकली एक जगह जहाँ पे सारे उनके फॉलोवर्स इकट्ठे होते हैं विश्वास के बारे में सीखने के लिए, समझने के लिए, उस जगह को बोला जाता है सूफा। और वहां पे जो ये लोग आ रहे हैं बेसिकली उनके लिए बोला जा रहा है सूफिज्म। तो यहाँ पे आपको सूफिज्म के 3 मतलब आपको समझ में आए हैं, बताए गए हैं। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no No, problem. ma'am. Problem. Okay. In the early centuries of Islam, a group of religious-minded people called Sufis turned to asceticism and mysticism in protest against the growing materialism of caliphate as a religious and political institution. शुरुआत में ही इस्लाम के जो ग्रुप था, रिलीजियस यानी कि सूफीज जिनको बोला जाता था, वो बेसिकली किसकी तरफ जुड़ रहे थे? वो जुड़ रहे थे वैराग्य की तरफ, एस्टेटिज्म की तरफ, कि भाई एक स्ट्रिक्ट लाइफ जो हम जीते हैं जहाँ पे हम प्रॉपरली हर चीज को फॉलो करते हैं तरीके से, और कोई किसी भी तरह के किसी के साथ में बुरा नहीं करना है, और किसी को हानि नहीं पहुंचानी, अपने काम से मतलब रखना है एक तरीके से, बस अब जो ईश्वर है उनकी भक्ति करनी है, वो चीज के लिए बोला जाता था। और मिस्टिसिज्म ये भी अपना रहे थे, एस्टेटिज्म अपना रहे थे और मिस्टिसिज्म अपना रहे थे। और ये मिस्टिसिज्म जो है ये क्या होता है, एक तरीके से रहस्यवाद होता है, सूफीवाद बोला जाता है। बेसिकली यहाँ पर ये क्या करते हैं, अपने जो स्पिरिचुअल बिलीफ हैं, ठीक है, स्पेशली वो बिलीफ जो इनके विश्वास हैं उसको लेकर के बोला गया है कि अपने वैराग्य को अपनाते हुए अपने ईश्वर की तरफ इस तरीके से चलो कि लोग आपके बारे में समझ नहीं पाए। ठीक है, अब ये इस चीज को क्यों अपना रहे थे, ये बेसिकली इसलिए अपना रहे थे कि कैलिफेट जो था उसका जो रिलीजियस सोच थी या जो उनका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, वो क्या कर रहे थे, मटेरियलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे। तो उनका विरोध करने में, यानी कि मटेरियलिज्म का विरोध करने के लिए इन लोगों ने एस्टेटिज्म और मिस्टिसिज्म जो है वो अपना लिया था। मटेरियलिज्म क्या होता है, बेसिकली मटेरियलिज्म जैसे कि हमने मटेरियलिस्ट और फेटलिस्ट के बारे में भी पढ़ा था अपने पिछले चैप्टर के अंदर, पिछली क्लासेस के अंदर। तो उसमें बेसिकली मटेरियलिज्म वो चीज होती है जहाँ पर लोग अलग अलग चीजों को, मटेरियल चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि मेरे पास में बड़ा घर हो, मेरे पास में बड़ी जमीन हो, जायदाद हो, मेरे पास में इतने जानवर हो, क्योंकि उस जमाने में तो ये सब चीजें होती थी मटेरियलिस्टिक, उसके अंदर कैटेगरी के अंदर आती थी, या मेरे इतने ज्यादा लोग मेरे अंदर काम करें, वो चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। तो उस चीज को ये कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे थे, बिल्कुल हटा रहे थे कि ये सही नहीं है और इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। इसको हम कल और अच्छे डीप स्टडी करेंगे। अब तब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है इकट्ठी कर लीजिएगा जो भी हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड। Until then, have a nice day ahead, students. God bless you all. Stay safe and stay fit.